नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज फिर से आपके हाजिर हूँ। कई दिनों बाद में आपसे रूबरू हुआ हूँ। कुछ इमरजेंसी काम से मैं आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन अब से हम फिर से कंटिन्यू इसी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत सा चीज़ें करवाने की। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमने कुछ गंगा के मैदानों के बारे में बात कर ली, गंगा का मैदान स्पेशली नदी पढ़ लिया। आज हम जो नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र असम का मैदानी भाग, इस पर जिक्र करते हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र असम मैदानी भागों के बारे में बात करें तो इसका निर्माण किससे होता है? ब्रह्मपुत्र नदी से इसका निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से इसी का निर्माण होता है। ठीक है, साथ ही ये अपने साथ में क्या लेके आती है? सेडिमेंट या अवसाद लेके आती है, निक्षेपण से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया से डुबरी, कहाँ से? सदिया से डुबरी, डुबरी तक नौकागम्य नदी है। नौकागम्य मतलब जिस पर हम बोट लेके जा सकते हैं, बोट लेके जाते हैं, तो उसे कहा जाता है नौकागम्य। इसीलिए इस पर NH2 जलमार्ग घोषित किया गया है। NH2 जलमार्ग घोषित इसी नदी पर किया गया है। ठीक है, तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है असम का मैदानी भाग, इसीलिए इसे ब्रह्मपुत्र असम मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा इस नदी को मैं थोड़ा आपके लिए कुछ करके लाया हूँ स्पेशल तरीके से, तो इसको ध्यान से देखना। आपको इस नदी के बारे में और चीज़ें अच्छा समझ आएगा और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखिए, इस नदी के बारे में बात करें तो इस नदी के बारे में बात करें तो ये कैलाश पर्वत है। जो सामने दिख रहा है ये कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत से जब ये नदी निकलती है, मतलब असम ब्रह्मपुत्र मैदानी की बात करते हैं, तो ये सांगपो के नाम से कहलाती है। क्या नाम? सांगपो कहलाती है। फिर यहाँ एक अरुणाचल में एक चोटी आती है जिसका नाम है नामचा बरवा। कौन सी चोटी आती है? नामचा बरवा चोटी आती है। इस नामचा बरवा से टकराने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। नदी जब आगे चलती है तो यहाँ ये जब असम में पहुंचती है तब इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अच्छा, जब ये नदी आगे चलती है तो यहाँ एक क्या है? द्वीप बनाती है। ये एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप आता है? माजुली द्वीप। अच्छा, इस माजुली द्वीप के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस पर कौन सी जनजाति रहती है? सोनोवाल जनजाति निवास करती है। कौन सी? सोनोवाल। और सोनोवाल जनजाति के ही एक CM हुए हैं, सर्बानंद सोनोवाल, जो इस असम के मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने क्या किया? इसे जिला घोषित कर दिया और एक तरीके से यह विश्व का एकमात्र नदी जिला हो गया। कैसा? विश्व का एकमात्र नदी जिले के रूप में जाना जाता है। विश्व का एकमात्र नदी जिले के रूप में जाना जाता है। फिर ये नदी आगे चलती है तो जमुना, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से बांग्लादेश में बोला जाता है। अच्छा, फिर बात करें अगला नेक्स्ट, तो इधर से आप जानते हो ये गंगा नदी है। गंगा नदी की बात करें तो पहले भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग नामक स्थान में मिलती है। उसके बाद ये गंगा कहलाती है। ये गंगा जब आगे जाती है तो बांग्लादेश में जाती है, लेकिन यहाँ से एक नदी और निकल जाती है गंगा से जिसका नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। इस पर बात गंगा की आएगी तब उस पर अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आगे याद रखना, गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। फिर ये जाती है बांग्लादेश में जाने जहाँ मिलती है, दोनों मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना नाम हो जाता है। तो पद्मा और जमुना जहाँ मिलती है दोनों, उसे मेघना कहा जाता है। और यहाँ दोनों मिलकर क्या बनाती है? एक सुंदरवन डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। अच्छा, फिर सदिया से डुबरी, ये देखो यहाँ ये डुबरी है, ये डुबरी और ये सदिया। असम में डुबरी से सदिया तक ये कैसी झील है? एक नौकागम्य झील है। यहीं पर भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है। अच्छा, माजुली द्वीप की बात करें तो यह धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटी यानी पतली संकरी घाटियों के रूप में बहता है, इसीलिए इसे रैंप घाटी के कारण असम में सर्वाधिक बाढ़ आती है। रैंप घाटी का मतलब इधर भी पहाड़ आ गए, इधर भी पहाड़ आ गए, बीच में से छोटी पतली जगह है, इससे पानी निकलता है यहाँ से, इसीलिए इसे क्या बोलता है? रैंप घाटी कहा जाता है। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटियों यानी पतली संकरी घाटी के रूप में बहती है, इसीलिए असम में सर्वाधिक क्या आती है? इस नदी के कारण आती है, अपने बाढ़ आती है। भारत में भी सर्वाधिक बाढ़ का कारण भी यही असम ही है। भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ असम में ही आती है। ठीक है, समझ आया? अच्छे से समझ आया? एक डायग्राम से समझे तो और अच्छा लगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए,
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें, देखो वहाँ मैंने एक बढ़िया डायग्राम से बता दिया, यहाँ देख लिए। ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटी का निर्माण करती है, मतलब पतली संकरी और संकरी घाटियों से बहती है, इसीलिए असम में सर्वाधिक बाढ़ आने का कारण भी यही है। रैंप घाटी ही असम में सर्वाधिक बाढ़ का कारण है। ये रैंप घाटी आ गई आपकी, ये देखिए ये दो पहाड़ है, इन दोनों पर्वतों के मध्य से ये नदी ऐसे बीच से बहती है, तो ये इस एरिया को ऊपर नहीं उठने देती, तो ये रैंप घाटी है। असम में कई रैंप घाटियाँ ऐसी। ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, इन्हीं धाराओं में कई द्वीप बसे हैं, जिसमें से एक मुख्य द्वीप आता है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें माजुली द्वीप। यहाँ माजुली द्वीप मैंने बताया था सोनवाल जनजाति रहती है, और सोनवाल जनजाति के ही असम के एक मुख्यमंत्री बने थे जिनका नाम था सर्बानंद सोनोवाल। और इन्होंने क्या किया, असम के सीएम बनते ही इन्होंने माजुली को एक जिला घोषित कर दिया, जो विश्व का एकमात्र नदी जिला हो गया। इस माजुली द्वीप की बात करें तो यहाँ धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? धान की खेती के रूप में जाना जाता है। अब ये अपना कंप्लीट हुआ मैदानी प्रदेश। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहता है प्रायद्वीपीय पठार? पेनिनसुलर प्लेटू क्या कहता है? देखिए, पहली बात आती है भारत का पर्वतीय पठारों के बारे में जिक्र करें तो पहला ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई आती है, वो आती है 600 से 900 मीटर। कितना? 600 से 900 मीटर। लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आती है वो है 1600। कितनी किलोमीटर आती है? 1600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण आता है। पूर्व से पश्चिम, मतलब उत्तर से दक्षिण ऐसे और पूर्व से पश्चिम ऐसे। ठीक है, ये ऐसे तो बात करें, ये तो 1600, और ये जो पूर्व से पश्चिम है इधर वाला, ये आता है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर तक है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्राचीनतम भूखंड है। प्राचीनतम मतलब भारत के निर्माण से पहले भी उत्तर के मैदानी प्रदेश से भी प्राचीन है। फिर ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, साथ ही गोंडवाना लैंड के हिस्से के साथ साथ में ये आपका खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है। और जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि ये क्षेत्र भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत के सभी क्षेत्रों में से सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भौगोलिक इकाई क्षेत्र कौन सा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार ही है। अब एक बढ़िया से मैप से आपको मैंने बताया है क्या है क्या नहीं है, विस्तार कैसा है आपके इस मैदानी भाग का, तो देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो इसको देखना इधर कि ये जो अरावली है, अरावली का लास्ट पॉइंट आता है कटक, रायसीना के पहाड़ियाँ, दिल्ली, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरतम भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरतम भाग है। और गिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात, इधर जो अपना कौन सा पार्ट है? इधर है पश्चिम में जो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमतम भाग है वो है गिर की पहाड़ियाँ। गिर कहाँ है? गिर गुजरात में। और गिर राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है, जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है, आप जानते हो अच्छे से। अच्छा, फिर पूर्वोत्तम भाग के उस बब्बर शेर राष्ट्रीय पार्क, इनका अगला जिक्र करेंगे हम। पूर्वोत्तम भाग आता है राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सा? राजमहल का पहाड़ियाँ पूर्वोत्तम भाग है। अच्छा, दक्षिणतम भाग की बात करें तो वो है कार्डमम की पहाड़ियाँ, इन्हें कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तम भाग है। कौन सा भाग है? पूर्वोत्तम भाग है, सॉरी दक्षिणतम भाग है। वापस देख लीजिए, उत्तरतम कौन सा है? कटक, रायसीना का पहाड़ियाँ, दिल्ली। पश्चिमी भाग कौन सा है? गिर की पहाड़ियाँ, गुजरात। पूर्वोत्तम भाग कौन सा है? राजमहल की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तम भाग है। कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ ये दक्षिणतम भाग है। अपने प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम भाग कौन सा है? कार्डमम पहाड़ियाँ, या जिन्हें इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये सामने छोटा सा एक और मैप दिख रहा है आपको। पहले बात करें नर्मदा नदी। देखिए, एक नदी आती है नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो ये नर्मदा नदी यहाँ से बीच से होकर निकलती है। दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा मैं बना के दिखा देता हूँ। तो नर्मदा नदी कुल यहाँ से निकलती बीच से, यूँ। ठीक है, तो नर्मदा नदी क्या करती है? प्रायद्वीपीय भागों को 2 भागों में बांट देती है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट देती है। ऊंचावच के आधार पर प्रायद्वीपीय भागों को 2 भाग, एक मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और एक पठार। मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और पठार, ये पठारी भूमि है इधर वाली, और ये मध्यवर्ती पहाड़ियाँ हैं जो चारों तरफ दिख रही है, ये मध्यवर्ती पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी क्या करती है? प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट देती है, एक आपका मध्यवर्ती पहाड़ियाँ तो दूसरा है पठार। ठीक है, तो देखिए, ये आराम से इसको देखना, इसको आराम से आप देखोगे तो पता चल जाएगा क्या क्या है इसमें। ये जो पार्ट है, ये सामने दिख रहा है अरावली, ये क्या है? अरावली है, अरावली। अच्छा, अरावली के जस्ट पास में एक पठार आता है जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार आता है? मेवाड़ का पठार आता है। कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, बढ़िया सा कलर, ये ठीक
ठीक है। तो ये क्या कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार है। कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार है। यही मेवाड़ के पठार, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, और चंबल नदी क्या करती है? मेवाड़ और मालवा के पठार को अलग कर देती है, तो ये मालवा का पठार है। फिर चंबल नदी आगे जाकर बुंदेलखंड के पठार से मिलती है, बुंदेलखंड का पठार। ये अगला जो पठार है इसका नाम है बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बघेलखंड का पठार। फिर यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला है। ये जो दिख रही है ना, ये विंध्याचल पर्वतमाला है। अच्छा, ये जो पर्वतमाला है इसको कहते हैं सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। सतपुड़ा के पास में एक दंडकारण्य का पठार आता है, एक छोटा नागपुर पठार आता है, एक शिलोंग का पठार भी आता है। शिलोंग का पठार भी आता है। तो कुल मिलाकर आपका मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार आपको याद रखने हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ों के बीच में स्थित है। और यहाँ जो क्षेत्र आता है ये पठारी भूमि है पूरा अपना, भारत का पठारी प्रदेश है। भारत का पठारी प्रदेश है जिसमें छोटा नाग कई चीज़ें बात करेंगे, कुछ पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे, सह्याद्री के बारे में बात करेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ आया? इसको ध्यान से देखना, आराम से देखना। इसको आप कॉपी पे बना भी लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत शानदार चीज़ है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र आ गया अपना। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या कहता है। अब देखिए एक एक पर जिक्र करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। अरावली के पठारों की बात करें, अरावली पहाड़ी, अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पालनपुर गुजरात अहमदाबाद से लेकर कटक दिल्ली तक है। पालनपुर अहमदाबाद गुजरात से लेकर कटक तक है। ठीक है, ठीक है। तो पालनपुर अहमदाबाद से लेकर कटक गुजरात तक की कौन सी पहाड़ियाँ? अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 1722 मीटर ऊंची है। यहाँ एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसे माउंट आबू के नाम से जानते हो। राजस्थान के जो भी हैं वो सब जानते हैं, माउंट आबू के बारे में खूब सुना है। ये माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर यहीं होने के कारण प्रसिद्ध है, थोड़ा अच्छा है। ठीक है, ये विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये एक अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अपशिष्ट मतलब यहाँ चली फिर खत्म, फिर आगे गई, फिर खत्म, फिर आगे, फिर आगे, ऐसे 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 फैली हुई है। तो अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, विस्तार की बात करें तो ये 692 किलोमीटर लंबी है जिसमें से 550 किलोमीटर तो केवल राजस्थान में आती है। ठीक है, गुजरात में चलती है, फिर राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली में चलती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कितने राज्यों में है? 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यहाँ तक फैला है। अच्छा, औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई थी 930 मीटर, 930 मीटर औसत ऊंचाई है। ये एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। यहाँ कौन कौन से अयस्क हैं इन पर जिक्र करते हैं। तो आपको अयस्क की बात करें, अरावली में जब भी अयस्क निकालना है तो आपको LIC करवा लेनी है अपनी। क्या करवानी है? LIC। आप जानते हो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ से L से लेड, लेड बोले तो PB, लेड मतलब होता है सीसा। लेड को हिंदी में कहते हैं सीसा। सीसा जहाँ निकलता है उन्हें उनके साथ जस्ता भी निकलता है, जस्ता और सीसा दोनों निकल जाए वहाँ चांदी भी निकलती है। मतलब सीसा और जस्ता निकल गए तो आपकी चांदी की चांदी है। ठीक है, तो लेड, सीसा, जस्ता। I फॉर आयरन, आयरन मतलब Fe को आयरन ही बोलते हैं। अच्छा, आयरन बोले तो लोहा, तो यहाँ लो अयस्क निकलता है। C फॉर कॉपर, और C फॉर कोल, कॉपर और कोल, तो तांबा और कोयले के रूप में जाना जाता है। कॉपर को हिंदी में तांबा कहा जाता है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ लूणी, बनास, चंबल, साबरमती इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। लूणी, बनास, चंबल और साबरमती यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या कौन सी पर्वतमाला है? अगली है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला की बात करें तो ये देखो सामने दिख रहा होगा विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला 4 भागों में बटी है। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग हैं? तो देखो एक तो आता है विंध्याचल। देखो इसकी एक ट्रिक है याद रखना, विद्या का भार कैसे पार पाऊँ याद रखना। इसको है लिखा है मैंने, विद्या का भार कैसे पार पाऊँ, यूँ रखना, विद्या का भार कैसे पार पाऊँ। विद्या से विंध्याचल, का ऐसे ये भारने से भारनेर, भार से भारनेर याद रखना। कैसे, के से कैमूर, पार से पार्शनाथ। तो विद्या, भारनेर, कैमूर, पार्शनाथ, विद्या, भारनेर,
कैमूर पार्श्वनाथ, विद्या भारनेर कैमूर पार्श्वनाथ। ये एक बृहद पर्वत श्रृंखला है। ये एक अत्यधिक अपरदित होने के कारण ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखती है। इसका विस्तार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम बिहार तक है। अच्छा, से सासाराम बिहार आप जानते हो शेरशाह सूरी का मकबरा वहीं स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें उसका नाम है कालूनर या कालनूर या कालूनर। इसी को सद्भावना चोटी भी कहा जाता है, पहाड़ी भी कहा जाता है। इसी गुडविल पीक के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गुडविल पीक के। ये बलुआ पत्थरों से निर्मित तथा चूना पत्थरों से निर्मित है। ये बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थरों से निर्मित होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगले है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी ऐसे जैसे अभी विंध्याचल पर्वतमाला थी वैसे सतपुड़ा की पहाड़ियों भी टूटी हुई है। इसको आप कैसे याद रखोगे? इसके लिए रखोगे गिरा गाँव में पार्श्वनाथ, गिरा गाँव में पार्श्वनाथ, गिरा गाँव में पार्श्वनाथ, गिरा गाँव में पार्श्वनाथ। गी से गिर पहाड़ी, गी से गिर पहाड़ी। रा से राजपिपला, रा से राजपिपला। गाँव से ग्वालीगढ़, गाँव से ग्वालीगढ़। में से मेकाले और में से ही महादेव। दो याद रखना, एक में से मेकाले और एक में से महादेव। महादेव पहले आएगा, मेकाले बाद में आएगा। महादेव सबसे पहले है इसीलिए महादेव और मेकाले। पार्श्वनाथ से पार्श्वनाथ तो गिरा गाँव में पार्श्वनाथ, गिरा गाँव में पार्श्वनाथ, गिरा गाँव में पार्श्वनाथ। गी से गिर पहाड़ी, रा से राजपिपला, गाँव से ग्वालीगढ़, म से महादेव और मेकाले पार्श्वनाथ। ठीक है, तो गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है, राजपिपला भी गुजरात है। तो गिर और दोनों कहाँ है? गुजरात में है। गिर और राजपिपला दोनों ही कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अच्छा, ग्वालीगढ़ और महादेव दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मेकाले बिहार में है। पार्श्वनाथ कहाँ है? झारखंड में स्थित है। पार्श्वनाथ कहाँ है? झारखंड में स्थित है। इसी मेकाले पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक चोटी है। ठीक है, अच्छा, महादेव में ही एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350। अमरकंटक 1050, धूपगढ़ 1350। अमरकंटक की बात करें, ये अमरकंटक है। अमरकंटक के बारे में बात करें तो अमरकंटक के चारों तरफ नदियाँ निकलती है। ठीक है, इसीलिए एक अमरकंटक आर्य अपवाह के रूप में जाना जाता है। आर्य मतलब आर्य के रूप में। ठीक है, तो एक तरफ नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, एक तरफ आती है जिसका नाम है नर्मदा, एक तरफ महानदी है तो दूसरी तरफ इंद्रावती नदी है। तो चारों तरफ नदियां हैं, सोन नर्मदा, महानदी और इंद्रावती। याद रहेगा, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी, इंद्रावती नदी के प्रमुख चारों तरफ नदियाँ निकलती है। याद रहेगा, गिरा गाँव में पार्श्वनाथ, गिरा गाँव में पार्श्वनाथ, गिर पहाड़ी, राजपिपला पहाड़ी, ग्वालीगढ़, बाद में महादेव, मेकाले, पार्श्वनाथ, महादेव, मेकाले, पार्श्वनाथ, महादेव, मेकाले, पार्श्वनाथ। याद रहेगा आपको? तो ठीक है, ये हुई सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, ये एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला पहली बात। दूसरी, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में कौन सी? ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। देखो, एक तरफ ये विंध्याचल पर्वतमाला है, एक तरफ कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला है, तो दूसरी तरफ सतपुड़ा है, एक तरफ कौन सी? सतमाला है। अच्छा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। अच्छा, और सतपुड़ा और सतमाला के बीच में कौन सी बहती है? ताप्ती नदी। सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व तक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। कितनी ऊंचाई? 1350%। महादेव पहाड़ी पर प्रसिद्ध एमपी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन स्थित है जिसका नाम है पंचमढ़ी। ये एक जैव मंडल रिजर्व है। कैसा रिजर्व एरिया है? जैव मंडल रिजर्व है। मैंने आपको जैव मंडल रिजर्व बताए थे, उन आप पीछे के वीडियोज़ में देख लेना आराम से। ठीक है, लास्ट वीडियो के कुछ मतलब 2-3 मिनट के वीडियोज़ में मैंने आपको बताए हैं, उनको आराम से वहाँ से आप देख सकते हैं। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम है अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। कितनी है? 1050। ये भी एक क्या है? जैव मंडल रिजर्व है। कैसा एरिया है? जैव मंडल रिजर्व एरिया है। अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक एक आर्य अपवाद तंत्र है। कैसा तंत्र है? आर्य अपवाद तंत्र है। कैसा तंत्र है? आर्य अपवाद तंत्र है। सतपुड़ा के दक्षिण में सतमाला और अजंता की पहाड़ियाँ स्थित है। सतमाला और अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा के दक्षिण में सतमाला और अजंता की पहाड़ियाँ स्थित। अब पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी घाट क्या कहता है? पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट की बात करें तो ये पश्चिम तट रेखा के समांतर भ्रंश कगारों के रूप में पाया जाता है। पश्चिमी तट के रेखा के समांतर भ्रंश कगारों के रूप में पाया जाता है। बढ़िया से एक स्क्रीन से दिखाता हूँ इसको, आपको बढ़िया समझ आएगा। ये देखो, बढ़िया से आपके सामने एक इमेज के थ्रू लेके आया हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें। देखो, पश्चिमी घाट के बारे में बात करें, पश्चिमी घाट तो
इसे सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये आपकी नदी है जिसका नाम है आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है। यहाँ ये पर्वत एक तरीके से चारों तरफ पहाड़ियाँ सी है। यहाँ एक चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर, जो कि राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र कौन सा है? महाबलेश्वर है। यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है कलसुबाई। ये देखो सामने दिख रहे हो कलसुबाई, ये कलसुबाई की ऊंचाई कितनी है? ये है 1646 मीटर। कितनी है? 1646 मीटर है। उसके बाद एक चोटी है हरिश्चंद्र चोटी आती है, हरिश्चंद्र। एक और चोटी है जिसका नाम है कुद्रेमुख या बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। कुद्रेमुख की ऊंचाई की बात करें तो वो आती है 1892 मीटर, 1892 मीटर आती है। कुद्रेमुख की बात करें तो ये मैग्नेटाइट लोएस के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? मैग्नेटाइट लोएस के। बाबा बुदनगिरी की बात करें तो ये कॉफ़ी उत्पादन के रूप में जानी जाती है। बाबा बुदनगिरी, बाबा हमेशा कॉफ़ी पीते हैं, ये याद रखना, बाबा हमेशा कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चोटी आती है जिसका नाम है पुष्पगिरी, जो आपको दिखा रखा है बढ़िया तरीके से। ये जो पहाड़ियाँ हैं इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। उसके बाद में ये है पालनीगिरी पहाड़ियाँ, पालनीगिरी पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ लास्ट कार्डमम पहाड़ी। कौन सी? कार्डमम। और इधर है अन्नामलाई, कार्डमम और अन्नामलाई, ये दक्षिण में आती है। तो ये पश्चिमी घाट का विस्तार है। ये क्या, कौन सा विस्तार है? पश्चिमी घाट का विस्तार है, कुछ ऐसा सा है, ठीक है। बाकी अपने कुछ चीज़ें कल बात करते हैं, अगली क्लास में जिक्र करते हैं इन चीज़ों पर। बाकी यहाँ तक आज तक किसी को कोई भी दिक्कत है, कैसा भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप इस क्लास को रोक कर जैसे जैसे बना रखा है इसको आप अपने पेंसिल से बढ़िया नोट्स तैयार कर सकते हैं। बढ़िया नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स एक बार ही बनते हैं, बढ़िया बनाओ, फिर उनका रिवीजन होता है, समझ गए। तो आप अपना प्यार स्नेह मेरे साथ यूँ ही बनाए रखें, हमारे चैनल के साथ यूँ ही बनाए रखें। मैं आपके सामने बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। मेरी पूरी आपसे वादा रहेगा कि हम पूरा जो ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट करने के बाद एक नए सब्जेक्ट के साथ में आपसे फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। ये वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।